तो जिस दिन चांद बिल्कुल नज़र नहीं आता उसको कहते हैं न्यू मून नाइट या अमावस्या। ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट। ठीक है, मतलब उस दिन आप आसमान को एकदम साफ देख सकोगे, उसमें बहुत ज़्यादा आपको तारे नज़र आएंगे। ठीक है, क्योंकि उस दिन चांद नहीं है, चांद की रोशनी नहीं है ना। अब चांद की जब रोशनी नहीं रहती, बिल्कुल गायब हो जा रहती है, तो आपको जो तारे हैं ना वो और अच्छे से नज़र आते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होता कि क्यों हम दिन के समय में मून या फिर जितने भी जो ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट है जिसे हम स्टार कहते हैं ना, वो नज़र क्यों नहीं आते। ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट है वो सब नज़र क्यों नहीं आते, या मून नज़र क्यों नहीं आता दिन के समय में। इसके पीछे जो कारण है वो ये है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन does not allow us to see all those bright object of the night sky। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो सूरज है वो इतना ज़्यादा ब्राइट रहता है कि उसके ब्राइटनेस के आगे जो मून का ब्राइटनेस है या तारे हैं वो बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं, वो बिल्कुल नज़र ही नहीं आते। ठीक है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जो सन है, मून है, या जो भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, जितने भी स्टार प्लैनेट जो भी नज़र आ रहे हैं चमकते हुए रात के समय में, उन सभी को हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी। CELESTIAL BODIES, सेलेस्टियल बॉडीज। सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड अप ऑफ गैसेज, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट which they emit in large amount. These celestial bodies are called stars. The sun is a star. ये कहा जा रहा है कि जो celestial bodies है वो बहुत बड़े हैं, मतलब कुछ जो celestial bodies, सभी को नहीं बोल रहा, some celestial bodies जो हैं वो बहुत बड़े हैं और गर्म होते हैं। तो इसके पीछे जो कारण होता है क्योंकि वो गैस से बने होते हैं। ठीक है, और उनका जो हीट और लाइट है वो उनका खुद का होता है, और इस वजह से वो लार्ज अमाउंट में क्या बोलते हैं, हीट और लाइट एमिट करते रहते हैं। और इस तरह के जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जिनके जो गैस से बने हैं, जो बड़े हैं, हॉट हैं, खुद ही लाइट एमिट कर रहे हैं, है ना, खुद ही हीट जो है रिलीज कर रहे हैं, तो ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं, स्टार। और देखा जाए नहीं, और जो सन है हमारा, द सन इज ए स्टार, तो सन जो है वो भी एक स्टार है ना। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ठीक है, तो जितने भी चमकते हुए तारे आपको नजर आ रहे हैं ना वो सन के जैसे ही है, ये कह रहे हैं। बट वी डोंट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, मतलब ये कह रहे हैं कि नाइट के समय में जितने भी चमकते हुए स्टार हैं वो सन के जैसे ही हैं, और उनका तो फिर हमको उनका जो हीट है या लाइट है वो हमको हमारे पृथ्वी तक आता क्यों नहीं, उनका गर्मी हमें महसूस होता क्यों नहीं। तो इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, इतने ज़्यादा दूर है कि उनका ना लाइट हम तक पहुंच पाता है ढंग से, ना उनका गर्मी हमारे अर्थ तक पहुंच पाता है। ठीक है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम डिस्टेंस। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाइंग एट अ ग्रेट हाइट। मतलब ये कहा जा रहा है कि भाई जितना ज़्यादा दूर चीज़ होता है तो वो उतना ज़्यादा छोटा नज़र आता है। ठीक है, जैसे एरोप्लेन है वो जितना ज़्यादा दूर, जितना ज़्यादा हाइट में उड़ता है वो उतना ही छोटा नज़र आता है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाई डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार, दिस आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि आप जब आसमान में देखोगे तो स्टार का ना कई सारा पैटर्न बना रहता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स का, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, और भी कुछ कुछ अलग अलग पैटर्न। तो इन सब पैटर्न्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशन। ठीक है, उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। ठीक है, तो उर्सा मेजर या फिर उसे हम बिग बियर कहते हैं, वो भी एक कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्त ऋषि। सप्त मतलब 7, ऋषि मतलब सेजेस, साधु, है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये सप्त ऋषि, ये आप आसानी से इसे देख सकते हैं, ये आपको आसानी से आप खोज सकते हैं आसमान में अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो ये जो होता है सप्त ऋषि, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार, वो 7 स्टार का एक ग्रुप रहता है। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। ठीक है, वो एक उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन का पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स, प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई।
तो अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो आप अपने किसी बुजुर्ग आदमी से, अपने मम्मी पापा से पूछिए, तो वो आपको बता देंगे कि यार सप्तऋषि कहाँ पे है, मुझे सप्तऋषि दिखाइए ऐसे करके, तो वो आपको आसानी से बता देंगे। इन एंशिएंट टाइम्स people used to determine direction during the night with the help of stars. The north star indicates the north direction. It is also called pole star. मतलब ये कहा जा रहा है कि पुराने समय में इन्हीं सितारों को देख के हेल्प से क्या बोलते हैं, दिशा जो है वो देखा जाता था। जैसे नॉर्थ स्टार जो होता है वो इंडिकेट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। ये जैसे देख रही है, जो लड़की देख रही है ना, तो ये नॉर्थ स्टार है, इसे हम पोल स्टार भी कहते हैं। ये डायरेक्ट करता है नॉर्थ को, इंडिकेट करता है, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन स्काई, है ना, और ये हमेशा स्काई में सेम पोजीशन में ही रहता है, ठीक है। इसके डायरेक्शन में अगर आप चलते जाएंगे तो आप नॉर्थ डायरेक्शन में ही चलते जाएंगे, ठीक है। और वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। लुक एट फिगर 1.1, यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन इज ड्रॉइंग joining the pointer stars and extended further it will point to the pole star। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर आपको पोल स्टार खोजना है तो सप्तऋषि है उसको, ये जैसे सप्तऋषि आपको अगर पता चल जाए तो उसका ये जो आखिरी 2 पॉइंट है ना, इन दोनों को मिलाना, ठीक है ना, और उसके सीधे में जाते जाएंगे तो आपको एक ब्राइट स्टार जो है स्टार दिख जाएगा, और वही जो है स्टार नॉर्थ स्टार है ना, जिसे हम कहते हैं क्या, पोल स्टार, जो कि डायरेक्ट करता है नॉर्थ डायरेक्शन को, ठीक है। Some celestial bodies do not have their own heat and light. They are lit by the light of the star. Some bodies are called planet। मतलब ये कह रहे हैं कि कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होते हैं उनका खुद का हीट और लाइट नहीं होता, लेकिन वो दूसरे स्टार से लाइट ले लेते हैं। तो उस तरह के जो बॉडीज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स। द वर्ल्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, ठीक है। तो ये जो प्लैनेट है ये किस वर्ड से है, एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा में एक वर्ड है प्लैनेटाई, उसी का ही ये फॉर्म है प्लैनेट, ठीक है। उसका मतलब होता है वंडरर्स, है ना, जो ग्रीक में प्लैनेटाई है उसका मतलब मीनिंग होता है वंडरर्स, ठीक है। तो इसी नाम पे ही प्लैनेट्स रखा गया है ना। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। तो हम अभी जिसमें रह रहे हैं वो क्या है, अर्थ में रह रहे हैं ना, तो अर्थ क्या है, एक प्लैनेट है। क्या अर्थ अपने आप से खुद से हीट और लाइट जनरेट कर रहे हैं? नहीं, हम सन से हीट और लाइट लेते हैं। विच इज अवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा सबसे पास का स्टार है, ठीक है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज अ मून। ये कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ को भी ना कहीं दूर जगह से देखें, किसी दूर प्लेनेट से, तो हमको भी ना अपना जो अर्थ है ना एक मून की तरह, शाइनिंग मून की तरह, चमकता हुआ मून की तरह ही नजर आएगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, ठीक है। तो जो मून हम देखते हैं स्काई में वो क्या है, सैटेलाइट। इट इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव अराउंड इट लाइक अवर अर्थ। देयर आर 8 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून टू, ठीक है। तो मून क्या है, स्काई में जो मून है वो क्या है, सैटेलाइट है ना, जो कि अर्थ के अराउंड घूमता रहता है, ठीक है। जैसे कि अर्थ जो है और जो 8 प्लैनेट है उसके साथ में घूमता है, किसके अराउंड, सन के अराउंड, जिससे वो हीट और लाइट लेता है, ठीक है। और वैसे ही ये जो अदर प्लैनेट्स हैं उनके भी अपने मून होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जान लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, ठीक है। तो इन जो 3 प्लैनेट हैं इनमें रिंग्स होते हैं। दिस आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रीज, ठीक है। तो वो जो रिंग होते हैं ना वो एक्चुअली में क्या रहता है, कंकड़ पत्थर रहते हैं बड़े बड़े से, ठीक है। जो डेब्रीज के है बेल्ट सा रहता है वो उसके अराउंड में घूमता रहता है, ठीक है। दिस रिंग्स, तो ये जो रिंग है, मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप, ठीक है। तो अगर हम अर्थ से पावरफुल टेलीस्कोप के जरिए अगर हम जुपिटर, सैटर्न या यूरेनस को देखें तो उनके अराउंड आपको तीनों में ही बेल्ट एक नज़र आएगा, है ना। और वो बेल्ट क्या चीज़ रहता है, स्मॉल डेब्रिज का, जो मतलब पत्थर कंकड़ जो भी है वो सब घूमते रहते हैं, जिसे हम एस्टेरॉइड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एस्टेरॉइड ही है, ठीक है। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज नोन एज एस्टेरॉइड एंड मीटोराइड्स, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो सन है, 8 प्लैनेट है एंड सैटेलाइट है एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, ये क्या है, इसको हम एस्टेरॉइड्स या फिर मीटोराइड्स भी कहते हैं, नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटोराइड्स, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है।
फ्रॉम द सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड, या फिर हम उसे सोलर सिस्टम भी कहते हैं या सोलर फैमिली भी कहते हैं जिसमें सन जो है हेड है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज कैसे रोटेट करूँ ये मुझे नहीं पता, रोटेट, हाँ यहाँ से करके ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इसे रोटेट कर दिए। तो यहाँ पे जो सन है ना, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। तो मैंने भी बताया ना, जुपिटर में भी रिंग है, सैटर्न में भी है, यूरेनस में भी है, लेकिन सैटर्न का ही बस रिंग दिखाते हैं, बाकी इसमें भी रिंग है, लेकिन अगर हम पावरफुल टेलीस्कोप से देखें तो वो रिंग नज़र आएगा। तो ये जो रिंग है ना, ये छल्ला सा जो है, ये एक्चुअली में वहाँ पे जो एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स जो भी हैं वो वहाँ पे घूमते रहते हैं, ठीक है। अब इसी के बीच में देख सकते हैं आप, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स के बीच में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर जो हैं घूमते रहते हैं, है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जैसे कि मर्क्यूरी जो सन के सबसे पास है, उसको कितना दिन लगता है सन का पूरा चक्कर लगाने में, और खुद भी एक राउंड स्पिन करने में, ठीक है। एक चक्कर तो वो हो गया जो सन का लगा रहा है, और एक खुद का चक्कर, मतलब गोल गोल वो भी खुद अपना भी तो घूम रहा है ना। तो कंप्लीट एक बार घूमने में कितना समय लग रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलेंगे हम वन स्पिन ऑन एक्सिस, और जब पूरा सन का राउंड लगाएगा तो उसको हम कहेंगे वन ऑर्बिट अराउंड सन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मर्क्यूरी है वो लगभग सन का जो चक्कर है 88 डेज में लगा लेता है, और खुद का चक्कर जो है, मतलब खुद के एक्सिस में अगर गोल घूमना है तो 59 डेज लगाता है। वैसी जो वेनस है वो सन का चक्कर 255 डेज में लगाता है कंप्लीट, और खुद के एक्सिस में स्पिन 243 डेज में कर लेता है। अर्थ को लगता है पूरा सन का चक्कर लगाने में 365 डेज, और अपने खुद के एक्सिस में एक दिन लगता है, ठीक है। और जो अर्थ है उसका जो मून है ना, तो नंबर ऑफ मून्स कितने हैं अर्थ के पास, एक ही है, ठीक है। मार्स को कितना समय लगता है सन का चक्कर लगाने में, 687 डेज, और खुद का चक्कर लगाने में एक दिन। नंबर ऑफ मून कितने हैं मार्स के पास में, 2, ठीक। जुपिटर का क्या है ना। और यहाँ पे एक चीज और याद रखिए कि ये जो 4 प्लेनेट है, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, इसको हम ना वेरी क्लोज टू द सन कहते हैं। दे आर मेड अप ऑफ रॉक्स, इसे इनर प्लेनेट कहते हैं, ठीक है। इनर प्लेनेट कहते हैं, और ये सारे के सारे रॉक्स के बने हैं, और ये सन के पास है, ठीक है। अब आते हैं आउटर प्लेनेट में। आउटर प्लेनेट में कौन कौन से हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपट्यून है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, अब जुपिटर को अपना खुद का चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लग जाते हैं, लगभग 12 साल लग जाते हैं, ठीक है। और खुद का चक्कर लगाने में, सन का चक्कर में तो 11 साल मतलब 12 साल लग गया, और वन स्पिन ऑन एक्सिस खुद का चक्कर लगाने में 9 घंटे 56 मिनट लग जाता है। और इसके पास नंबर ऑफ मून कितना है, 53। जैसे हमारे पास एक मून है, इसके पास 53 मून है, ठीक है, जुपिटर के पास। फिर आते हैं सैटर्न में, इसके पास में क्या है, इसको सन का चक्कर लगाने में कितना समय लग जाता है, 29 ईयर्स और 5 महीने, और खुद का चक्कर लगाने में 10 घंटे 10 आवर्स 40 मिनट्स, ठीक है। और नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, ठीक है, इसके जो मून है सैटर्न के मून कितने हैं, लगभग है 33 मून है ना। फिर आता है यूरेनस, इसका क्या है, इसको सन का चक्कर लगाने में लगभग 84 ईयर लग जाते हैं। सोचिए, मतलब आदमी देख ही नहीं पाएगा, देख लेते होंगे कुछ लोग, पैदा हुए उसके बाद वो कहाँ ध्यान रहेगा, ठीक है। तो लगभग 84 ईयर लग जाता है एक इसको यूरेनस को चक्कर लगाने में, है ना। वंस स्पिन अराउंड इस एक्सिस, और अपना खुद का चक्कर लगाने में 17 घंटा 14 मिनट लगता है। और इसके खुद के कितने मून है, लगभग 27 मून। और नेपट्यून को कितना लगता है, लगभग 164 ईयर्स, मतलब ये पूरा सन का चक्कर लगाने में 164 साल लग जाता है। मतलब इसको तो बिल्कुल कोई देख ही नहीं सकता, ऐसा हो गया चक्कर लगाते पूरा कंप्लीट, है ना। वन स्पिन ऑन एक्सिस, और खुद का चक्कर लगाने में, अपने एक्सिस में चक्कर लगाने में इसे 16 घंटा 7 मिनट लगते हैं। और इसके जो नंबर ऑफ मून है वो कितना है, 13 है ना। और ये चारों प्लैनेट को हम आउटर प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, और ये जो प्लैनेट है ये बहुत बड़े हैं और गैस से बने हैं और लिक्विड है ना। ये सारे के सारे रॉक हैं, ये गैस और लिक्विड से बने हैं, ठीक है। पेज को थोड़ा सा मैं इसको पलट देता हूं, ठीक है, ये हो गया। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज ह्यूज and made up of extremely hot gases. It provides the pulling force that binds the solar system
ठीक है। तो जो सन है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में है और एक्सट्रीमली हॉट गैस है, और वो सोलर सिस्टम को खींच के रखा है, ठीक है, पकड़ के रखा है, पुल करके रखा है, ठीक है, बाकी अदर प्लेनेट को कि भाई मेरे ही अराउंड रहो ऐसा करके, ठीक। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम, बट द ट्रेमेंडियस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच by us because despite being our nearest star, it is far away from us. The sun is about 150 million किलोमीटर away from the earth. मतलब ये कह रहा है कि इस सोलर सिस्टम, जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सन है जो हीट और लाइट प्रोवाइड कर रहा है पूरे सोलर सिस्टम में। इसके पास हीट बहुत है, लेकिन हमको उतना ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं लगता? इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि जो सन है वो अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। इस वजह से हम तक कम गर्मी और लाइट भी ठीक ठाक आ जाता है, और गर्मी भी इतना आ जाता है कि जिसमें हम जीवित रह सकते हैं। ज़्यादा गर्मी होगा तो हम मर जाते हैं ना। प्लैनेट्स, देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ठीक है। तो 8 प्लैनेट है। अगर आपको इन 8 प्लैनेट के नाम को याद रखना है ना, मुश्किल जा रहा है, तो ये जो सेंटेंस है इसको याद कर लीजिए, ठीक है। क्या है सेंटेंस? माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। तो उसका जो पहला लेटर रहेगा ना, वही जो है प्लैनेट का नाम है। जैसे माई वेरी इफिशियंट मदर, तो यहाँ पे क्या है? माई में एम, तो मर्क्यूरी, ठीक है। फिर वेरी, वेनस, वी, इफिशियंट तो कैपिटल लेटर ई है, ई से क्या? अर्थ, मदर एम से चालू होता है, तो एम से क्या होगा? मार्स। जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जस्ट मतलब जे जुपिटर से होगा, सर्व्ड एस से क्या होगा? सैटर्न, यूरेनस का, ठीक है, अस, नट्स का एन जो है नेपच्यून के लिए, ठीक है। तो इसको सेंटेंस को याद रख लीजिए, फिर ये सीरीज में आप याद कर लेंगे कि मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। ऑल द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इज फिक्स्ड पाथ, ठीक है। एक बराबर पाथ में, जैसे सन बीच में था देखे थे, और उसके अराउंड जो है एक ऑर्बिट में घूमता है, ठीक है। मान के चलिए कि, है ना, मान के चलिए नहीं, और ये फिक्स्ड पाथ में ही सब घूमते हैं, इसलिए वो सन मतलब वो प्लैनेट है, सोलर सिस्टम के प्लैनेट है ना। और इस पाथ को हम क्या कहते हैं? ये जो पाथ है दिखाता हूँ आपको, ये जैसे ये सन है, इसके अराउंड जैसे मान के चलिए ये मर्क्यूरी है, ये घूम रहा है ना। ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसी के अराउंड, इसी लाइन में ही वो गोल गोल सन के अराउंड घूमेगा। वैसे ये जो आपका अर्थ है वो एक ही लाइन में अराउंड घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये जो पाथ है इसको हम क्या कहेंगे? ऑर्बिट, ORBIT, ठीक है। अर्थ का अपना ऑर्बिट है, मतलब अपना खुद का रास्ता है, तो उसको ऑर्बिट बोलते हैं, समझ लिए। तो वही है ऑर्बिट। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, मर्क्यूरी सबसे पास है, देखा होगा आपने, मैंने दिखाया था, ठीक है। और बाकी ये 88 डेज लगाता है कंप्लीट करने में सन का अराउंड, ऐसा करके दिया है। वेनस जो कि अर्थ का ट्विन है, मतलब अर्थ के जैसे ही दिखता है, क्योंकि उसका साइज और शेप सेम है अर्थ के जैसे ही, ठीक है। टिल रिसेंटली अगस्त 2009 में क्या बोला गया? 2006 में, अगस्त 2006 में प्लूटो को भी कंसीडर किया गया था प्लैनेट के रूप में। मतलब नेपच्यून के आगे भी एक और था प्लैनेट जिसको हम प्लूटो कहते हैं, ठीक है। तो उसको कंसीडर किया गया था, लेकिन बाद में ना इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा ये डिसीजन लिया गया 2003 के समय में कि प्लूटो जो है ना वो, मतलब 2003 में नहीं, मतलब आगे चल के ये डिसीजन लिया गया कि प्लूटो जो है वो अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स की तरह है ना, लेकिन वो उसको हम प्लैनेट नहीं बोलेंगे, ठीक है, सोलर सिस्टम का प्लैनेट नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। याद रखिएगा, DWARF, ड्वार्फ प्लैनेट, PLANETS, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। तो याद रखिएगा प्लूटो जो है ड्वार्फ प्लैनेट है। अर्थ के बारे में जानते हैं। द अर्थ इज द 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक है। सन अगर देखा जाए तो जितने भी प्लैनेट हैं, टोटल 8 प्लैनेट है, तो 8 प्लैनेट में देखा जाए तो साइज के हिसाब से जो अर्थ है वो 3रा लार्जेस्ट प्लैनेट है ना, साइज के हिसाब से। इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। नहीं, सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। नियरेस्ट, सॉरी, है ना। अर्थ जो है सन के पास में अगर देखा जाए तो क्या सबसे पास में सन है, अर्थ है? नहीं, ठीक है। कौन सा है सबसे पास में? मर्क्यूरी, फिर वेनस, फिर अर्थ जो है 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन है। मतलब अर्थ के पास, सन के पास में तीसरा जो प्लैनेट है वो है अर्थ, ठीक है। अर्थ तीसरे नंबर पे आता है पास में, ठीक है।
और साइज के हिसाब से देखा जाए तो अर्थ का जो साइज है वो 5वें लार्जेस्ट प्लेनेट में आता है ना, जो 8 है उसको कंपेयर किया जाए तो 5वें नंबर पे लार्जेस्ट प्लेनेट में आता है. इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, दैट्स वाई इट्स शेप्ड इज डिस्क्राइब्ड एज जियोइड. जियोइड मीन्स एन अर्थ लाइक शेप. ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि जो अर्थ है ना, ऊपर से ना जो पोल होता है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, जैसे गोला है तो ऊपर का और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है ना चपटा है, ऐसा गोल नहीं है. तो इस वजह से इस शेप को हम जियोइड कहते हैं. जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप. ठीक है. कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ. द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. इट वॉज वाटर, इट हैज वाटर एंड एयर which are very essential for our survival. The air has life supporting gases like oxygen. Because of this reason the earth is unique planet in the solar system. मतलब ये कहा जा रहा है कि अर्थ जो है रहने लायक है ना, वहाँ का जो कंडीशन है वो फेवरेबल कंडीशन है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. ये ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पानी भी है, हवा भी है जिससे हम जी सकते हैं. ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी है जो लाइफ को सपोर्ट करता है. ठीक है. From the outer space, the Earth appears blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. ठीक है. अब जो अगर हम किसी दूसरे प्लेनेट से अगर अर्थ को देखें ना तो अर्थ हमें नीला नजर आएगा. उसके पीछे जो कारण है वो ये है कि अर्थ जो है, अर्थ का जो 2/3 एरिया है वो पानी से भरा हुआ है. ठीक है, इस वजह से वो नीला नजर आता है. ठीक. और बाकी यहाँ पे कुछ और टर्म्स हैं जिनको आप समझ लेते हैं. Humans have always been fascinating gazing at the night sky. Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers. ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है कि इंसान जो है वो पहले से ही इच्छुक था नाइट में स्काई को देख के कि वो क्या है, क्या चीज़ है, उसको लेके पढ़ने को इच्छुक था. ठीक है, तो जो भी लोग इन सब सेलेस्टियल बॉडीज़ को, प्लेनेट के बारे में, प्लेनेट के मूवमेंट, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ के मूवमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं, स्टडी करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स. ठीक है. आर्यभट्टा फेमस एस्ट्रोनॉमर्स है एंशिएंट इंडिया के. ही सेड दैट द मून एंड द प्लेनेट साइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट. तो उन्होंने ही बताया था कि जो ये मून है जो चमक रहा है और बाकी जो अदर प्लेनेट है जो चमक रहे हैं वो इसलिए चमक रहे हैं क्योंकि जो सूरज है उसकी जो रोशनी है उसमें पड़ रही है, इस वजह से हमको वो दिख रहा है ना. अब क्यों दिख रहा है? क्योंकि वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुँच रहा है. टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स. और बाकी अभी सब बिजी हैं एक्सप्लोर करने के लिए, ये कह रहा है. यहाँ पे भी कुछ बात है उसको जान लेते हैं कि जो लाइट है ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. येट इवन विद दिस स्पीड द लाइट ऑफ सन टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द अर्थ. मतलब ये कहा जा रहा है कि लाइट को पृथ्वी तक पहुँचने के लिए, है ना, सन से पृथ्वी तक जो लाइट पहुँचता है उसको कितने स्पीड से आता है? इसको स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड. मतलब 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तय करता है लाइट. ठीक है, तो लगभग सन का जो लाइट है उसको पृथ्वी तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट लग जाता है. ठीक है. द मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट, दैट इज द मून. ठीक है, हमारा जो है एक ही सैटेलाइट है, वो क्या है? मून. इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4. उसका जो डायमीटर है वो पृथ्वी के 1/4 के बराबर है. मतलब अगर हम पृथ्वी को 4 भाग में कर देना तो उसका जो 1 भाग होगा ना उतना ही साइज का है मून. ठीक है. इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज नियरर टू द आवर प्लैनेट एंड अदर सेलेस्टियल बॉडी. तो हम बोलेंगे कि फिर इतना बड़ा क्यों नज़र आता है? तो बड़ा हमको इसलिए नज़र आता है क्योंकि वो हमारे बहुत पास है बाकी अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ के. ठीक है, तो कितना पास है ना, तो कितना दूर है जो मून है? तो उसका जो दूरी है वो है लगभग 3,84,400 किलोमीटर. ठीक है, अर्थ से इतना दूरी पे है मून. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन एंड फ्रॉम दैट मून. ठीक है, तो अब इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं कि मून जब हमारे इतना किलोमीटर है और इतना बड़ा दिख रहा है तो चांद, सूरज जो है वो बताइए कितना दूर होगा, जो कि सूरज तो चांद से कई गुना ज़्यादा बड़ा है ना. द मून मूव अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज. मतलब मून अर्थ का चक्कर लगाने में 27 दिन लगाता है. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. और इतना ही समय ये जो मून है अपना खुद का भी चक्कर लगाता है. ठीक है, मतलब अपने एक्सिस पे जब ये घूमता है ना, गोल गोल रानी खुद का ही कर रहा है ना, तो अपना चक्कर लगाने में भी 27 दिन लगाता है और पृथ्वी का भी उतना ही समय लगाता है. तो इससे क्या होता है? एज ए रिजल्ट only one side of the moon is visible to us on the earth. The moon does not have condition favorable. मतलब ये कहा जा रहा है कि जो फेस हमको अर्थ के
जैसे मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे मुझे जो फेस नज़र आ रहा है ना, वो फेस मुझे हर बार नज़र आएगा। वही अगर जस्ट अपोजिट साइड में अर्थ के किसी और जगह में चला जाऊँ, है ना, यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर और दूर चला जाऊँ, तो वहाँ पे मुझे अलग फेस नज़र आएगा। तो ठीक है, तो जहाँ से मुझे जो फेस नज़र आ रहा है वहाँ से हर समय पूरे साल वही फेस नज़र आएगा अर्थ का। ठीक है। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज़ नाइदर वाटर एयर, इट हैज़ माउंटेन। मतलब ये कहा जा रहा है कि अर्थ में रहने लायक, मून में रहने लायक नहीं है, वहाँ पानी नहीं है, हवा नहीं है, और वहाँ पे माउंटेन ही माउंटेन है, ये कहना है। ठीक है। सैटेलाइट क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान है जो चांद पर गए। ठीक। A satellite is a celestial body that move around the planet in the same way as the planets move around the sun। ठीक है, तो सैटेलाइट किससे कहते हैं? सैटेलाइट उसे कहते हैं या उस सेलेस्टियल बॉडीज को कहते हैं जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं। जैसे कि प्लैनेट जो है सन का चक्कर लगा रहे हैं, वैसी जो भी सेलेस्टियल बॉडी प्लैनेट का चक्कर लगाए तो उस सेलेस्टियल बॉडी को हम सैटेलाइट कहेंगे। और ह्यूमन मेड सैटेलाइट किसे कहेंगे? तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल बॉडी है जो कि साइंटिस्ट द्वारा बनाया जाता है ताकि कम्युनिकेशन के लिए और भी कई सारे चीज़ के लिए उसे हम काम में ला सकें। ठीक है, तो इसे कैसे ले जाया जाता है? तो रॉकेट के जरिए इसे क्या बोलते हैं, स्पेस में छोड़ा जाता है और फिर वो अर्थ के अराउंड घूमता जाता है। ठीक है, जैसे कि इंडियन सैटेलाइट कौन कौन से है जो स्पेस में है? इनसैट, IRS, एजुसेट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रॉकेट से ऐसा छोड़ा, फिर ये सैटेलाइट जो है अर्थ के अराउंड घूमता रहेगा। जैसे अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है, वैसी ये इंसानों द्वारा बनाया हुआ जो ये मशीन है जिसे हम सैटेलाइट कह रहे हैं वो अर्थ के अराउंड घूमेगा। तो ये ह्यूमन मेड सैटेलाइट है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? प्लेन्स एंड डिप्रेशन और सरफेस दे कास्ट शैडो। मतलब ये कहा जा रहा है ये मून के बारे में, इसके बारे में नहीं, मून के बारे में। ठीक है, तो मून में जो है कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे उठाव चढ़ाव, तो शैडो के वजह से पता चल जाता है कि वहाँ पे जो उबड़ खाबड़ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या है? Apart from the star, planet and satellite, there are numerous tiny bodies which are move and around the sun. These bodies are called asteroids. They are found between the orbit of Mars and Jupiter. ठीक है, तो वो एस्टेरॉइड बेल्ट आपको मैं दिखाया था ना, मार्स एंड जुपिटर के पास में, वही चीज़ को कह रहा है। ठीक है, तो ये भी कई सारे जो टाइनी बॉडीज़ हैं उसे हम एस्टेरॉइड कहते हैं, जो कि सोलर सिस्टम में घूमते रहते हैं, खासकर ये मार्स और जुपिटर के बीच में। ठीक है। और मीटियोराइट्स क्या होते हैं? ठीक है, द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटियोराइट्स। समटाइम्स दिस मीटियोराइट्स नियर टू द अर्थ टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न इट। इट कॉसेज अ फ्लैश ऑफ लाइट समटाइम मीटियोर्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉन ऑन द अर्थ। मतलब देखिए, सिंपल शब्द में अगर बताऊं तो क्या होता है? एस्टेरॉइड मतलब वो सारे पत्थर वत्थर जो बड़े से हैं घूम रहे हैं, है ना। तो अब आप बोलोगे तो मीटियोराइट भी क्या एस्टेरॉइड है? देखिए, एस्टेरॉइड जो होता है ना, इसका जो साइज होता है ये बहुत बड़ा होता है। मीटियोराइट्स का साइज जो होता है छोटा होता है। ठीक है, साइज में छोटा होता है। ठीक। अब मीटियोराइट्स और मीटियोर में अंतर क्या होता है? देखिए, जो टाइनी स्मॉल पीस ऑफ रॉक है ना, जिसे हम मीटियोर या मीटियोराइट कब कहेंगे वो मैं बताता हूँ। तो वो जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक है, जब वो ना क्या बोलते हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब आता है, ठीक है, तो एयर के फ्रिक्शन से वो क्या होता है? जल जाता है ना। वो जो स्मॉल पीस ऑफ रॉक है जल जाता है, तो जलने की वजह से, गर्म होने की वजह से वो एकदम चमकने लगता है। ठीक है, तो वो क्या है ना, अब वो क्या है? मीटियोर कहलाएगा। लेकिन अगर वो जो जल रहा है वो कंप्लीटली आसमान में ही जल के पूरा राख हो जाता है, अर्थ तक नहीं पहुंचता है और वहीं पे चमकता है और घूमता है और भस्म हो जाता है, तो वो मीटियोर कहलाता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ कुछ स्मॉल पीस ऑफ रॉक जो होते हैं ना, जलने के बाद भी वो ज़मीन तक पहुंच जाते हैं और टकरा जाते हैं ज़मीन से। तो जो ज़मीन से टकरा गए, ज़मीन तक पहुंच गए, उसे हम क्या कहेंगे? मीटियोराइट्स। समझ में आया? एस्टेरॉइड क्या होता है, मीटियोराइट क्या होता है, मीटियोर क्या होता है, समझ में आया ना। एस्टेरॉइड जो होता है साइज में बड़े होते हैं और कहाँ पे पाए जाते हैं? अक्सर ये मार्स और जुपिटर के बीच में। मीटियोराइट जो होते हैं एस्टेरॉइड से बहुत छोटे होते हैं। ठीक है। मीटियोर्स क्या होता है? जब वो एयर के फ्रिक्शन से गर्म होकर चमकने लगता है, जलने लगता है, तो वो मीटियोर कहलाता है। और अगर वो आधा जला ही ज़मीन में पहुंच गया और ज़मीन में गिर गया तो वो क्या कहलाएगा? मीटियोरॉइड्स कहलाता है। ठीक है, वही चीज़ है। डू यू सी अ वाइट इज broad band like a white glowing path across the sky on a clear stray night?
It is a cluster of millions of stars. This band is the Milky Way galaxy. Our solar system is a part of this galaxy. In ancient India, it is imagined that it is a river of light flowing in the sky. Thus, it was named as Akash Ganga. A galaxy is a huge system of billions of stars and cloud of dust. There are millions of such galaxies make the universe. It is difficult to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. ठीक है, तो मतलब ये कहा जा रहा है, ये जो देख रहे हैं ना, ये जो बड़ा सा चौड़ा सा पट्टा सा ये वाइट गरम सफ़ेद सफ़ेद से जो नज़र आ रहा है ना, इसे पहले ना सोचते थे कि ये क्या है। तो लोग पहले के लोग सोचते थे कि ना ये ना लाइट का नदी है ना, लाइट का नदी है जो बह रहा है, जबकि ये क्या है, ये गैलेक्सी है। ठीक है, जिसे आकाश गंगा भी कहते हैं। ठीक है, आकाश गंगा भी कहते हैं। ठीक, तो ये गैलेक्सी है। तो इस आकाश गंगा में, इस गैलेक्सी में कई सारे सोलर सिस्टम हैं। ठीक है, और ऐसी कई सारे गैलेक्सी मिल के क्या बनते हैं, यूनिवर्स बनते हैं। समझ में आ रहा है? सबसे निचले स्तर पे क्या आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं अर्थ, जो कि हमारा प्लैनेट है। ठीक है, अब अर्थ किसी न किसी, जो प्लैनेट है वो किसी न किसी सोलर सिस्टम में, जैसे हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम है। ठीक है, वैसी कई सारे प्लैनेट मिलके सोलर सिस्टम बनाते हैं, और वैसी कई सारे सोलर सिस्टम मिलके मिल्की वे गैलेक्सी बनाते हैं, और वैसी कई सारे मिल्की वे गैलेक्सी मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, द यूनिवर्स। तो ये जो चक्र है वही दिखा रहा है, प्लैनेट, सोलर सिस्टम, मिल्की वे, द यूनिवर्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगर मैं जो पढ़ाया वो समझ में आया तो उसको आप एक बार ऐसी देख लीजिएगा क्या क्या है यहाँ पे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ, फिर इसके बाद मैं डालता हूँ सेकंड चैप्टर भी। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।